नमस्कार दोस्तों। हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में देखा था कि कैसे ये सर्विसेज फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट करती है। पर कुछ आर्गुमेंट है जी, कुछ बातें हैं इनके फेवर में भी ये ऐसी सर्विसेज का हमें क्या लाभ है। द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इन फेवर, इनके पक्ष में, दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो जी, आईएएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम पूरे देश का प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम माना जाता है। तो ऑब्वियस है कि उनसे जो सिलेक्ट होकर बंदे आएंगे तो उनका क्या है, स्टैंडर्ड भी हाई होगा। तो ऐसे लोग पूरे देश में नौकरी करेंगे तो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंडर्ड भी हाई होगा। ठीक है जी। दे आर हेल्पफुल इन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑल ओवर द कंट्री। ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर होते हैं, उनका यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे होता है, सेम उनकी ट्रेनिंग होती है, तो पूरे देश में क्या है, यूनिफॉर्मिटी होगी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में आप सोच के देखो ना कि अगर स्टेट वाले अपने से उनके डिफरेंट रूल हों तो इससे क्या होगा, एक स्टेट का दूसरे स्टेट से क्या डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, आपस में यूनिफॉर्मिटी एक सारता नहीं रह पाएगी। आगे देखो जी, दे आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो भी वही बंदे ऑल इंडिया सर्विसेज के सेंटर में भी जॉब करते हैं, है ना, प्रोबेशन पर सेंटर में भी जॉब करते हैं, वही स्टेट में भी जॉब करते हैं। तो प्रोबेशन पर ऐसे वो जब सेंटर में आते हैं, स्टेट में जाते हैं, तो दोनों के एम्प्लॉय हो गए ना, तो आपस में इससे क्या होगा, सेंटर और स्टेट में कोऑपरेशन भी बना रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। ऑन द इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जॉइंट एक्शंस कैन बी टेकन। जॉइंट एक्शन किसके द्वारा, सेंटर और स्टेट के द्वारा। मान लो कि कुछ इशू आ गया, वो क्या है, सेंटर के लिए भी हित में है, स्टेट के लिए भी, तो सेंटर अपने से एक्स्ट्रा बंदे, एक्स्ट्रा ऑफिसर भेज सकता है, चलो भी आप कुछ समय के लिए इस स्टेट में काम करो क्योंकि ये वाला इशू निपटाना है। तो इकट्ठे जॉइंट एक्शन हो सकता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज के फायदे क्या हैं। अच्छा जी, आगे देखो जी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस। अब पब्लिक सर्विस कमीशंस की हम बात करते हैं। जैसे आप सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी है और स्टेट लेवल पर बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब के लिए पंजाब सर्विस कमीशन, यूपी के लिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस प्रकार हर स्टेट का भी अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो इन पब्लिक सर्विस कमीशन का आपस में सेंट्रल स्टेट में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो अगर तो हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उसके जो मेंबर होते हैं और चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट बात होगी, चाहे इनकी अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, पर ओनली द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम। तो इनको रिमूव कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्री में आप पूछी जा सकती है। इनकी अपॉइंटमेंट चाहे गवर्नर करता है, स्टेट का हेड, पर इनको रिमूव कौन कर सकता है, ओनली प्रेसिडेंट। ठीक है जी। अगर दो या दो से अधिक स्टेट चाहे तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप हमें एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना कर दें। हम दो या दो से अधिक स्टेट चाहते हैं कि हमारा एक पब्लिक सर्विस कमीशन हो। ऐसे हो सकता है कि वो स्टेट छोटी हो, वो स्टेट इतना खर्चा नहीं सह कर पाएंगी पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो एक जॉइंट बना दो। तो अगर दो या दो से अधिक स्टेट ऐसे रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट क्या करता है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बना देता है उन स्टेट्स के लिए। ठीक है जी। अब बात आती है कि इनके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है। अब जाहिर सी बात है कि जब दो या दो से अधिक स्टेट का एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना तो किसी एक स्टेट का गवर्नर तो इनको अपॉइंट नहीं कर सकता, एक स्टेट से हायर अथॉरिटी। तो हायर, फिर अगर स्टेट से ऊपर चले गए आप तो हायर अथॉरिटी प्रेसिडेंट ही है। तो प्रेसिडेंट जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करता है। रिमूवल के लिए तो केस सेम होगा, रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेगा। अच्छा जी, इफ ए स्टेट नीड्स, अगर किसी भी राज्य को जरूरत है, देन द स्टेट गवर्नर कैन रिक्वेस्ट द यूपीएससी टू सर्व इट्स नीड्स।
मान लो कोई खास प्रकार के उनको बंदे रिक्रूट करने हैं एक स्टेट ने, ठीक, उनको अपॉइंट करने हैं, रिक्रूट करने हैं, तो उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, तो स्टेट कह सकता है थ्रू गवर्नर किसको, यूपीएससी को, कि आप हमारे लिए ये पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा दो, हमको बंदे चुनकर दे दो। तो ऐसी कुछ नीड्स जो है वो यूपीएससी पूरी कर सकता है। तब यूपीएससी उनकी वो जरूरत की पूर्ति करता है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट यूपीएससी कैन सर्व देयर नीड्स। ठीक है जी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो वो निवेदन कर सकते हैं किससे, यूपीएससी को, किसके लिए, द यूपीएससी कैन असिस्ट द स्टेट्स इन फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर जॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर एनी सर्विसेज। किसी एक सर्विस के लिए अगर जॉइंट रिक्रूटमेंट करनी है, मीन 2 या 2 से अधिक स्टेट चाहे तो इकट्ठे होकर कहें कि हाँ यार हमारे ये इतने अफसर हमको चाहिए यूपीएससी, तो बताओ कैसे किया जाए, कौन कैसी स्कीम लाई जाए, उसको कैसे लागू किया जाए। तो यूपीएससी उन स्टेट की मदद करता है फ्रेमिंग में, ऐसी स्कीम लाने में और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, ताकि जॉइंट रिक्रूटमेंट हो सके फॉर एनी सर्विसेज। तो 2 या 2 से अधिक स्टेट भी अपनी जरूरत के लिए यूपीएससी से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जी जुडिशियल रिलेशंस। जुडिशियल रिलेशंस, जुडिशियल रिलेशन में सबसे पहले है जी हमारे पास है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जी हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे सेंटर में एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स हैं और फिर और निचली अदालतें। तो ये सारी पूरी एक चेन है। सेंटर और स्टेट का जुडिशियल सिस्टम अलग अलग नहीं है। लोअर लेवल के केस की अपील हायर लेवल में जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में जाती है, उसके खिलाफ अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। एक ही केस सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, एक बात। और ये सारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो ये सेंटर और स्टेट लॉ दोनों को इम्प्लीमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लॉ के लिए अलग से कोर्ट है और सेंट्रल लॉ के लिए, सेंट्रल कानून के लिए अलग से कोर्ट्स हैं। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में फेडरल कोर्ट फेडरल लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं और स्टेट लेवल के कोर्ट हैं जो वो स्टेट लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें थी हमने पढ़ी। कुछ और चीजें देखते हैं जी। अब बात आती है जी स्टेट हाई कोर्ट है जो हमारा, जजेस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। तो उसके जजेस के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। देखो है जज स्टेट हाई कोर्ट के, ठीक, स्टेट में काम करते हैं, पर इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो मतलब सेंटर से अपॉइंट होकर आते हैं स्टेट हाई कोर्ट के जजेस। तो इसके लिए प्रेसिडेंट सलाह किससे करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि कानून का सबसे बड़ा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे सलाह करता है और उस स्टेट के गवर्नर से सलाह करता है। फॉर दिस द प्रेसिडेंट कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। उनसे सलाह करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को। ऐसे क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं। स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट करता है, गवर्नर करता है, प्रेसिडेंट करता है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रेसिडेंट करता है किसकी सलाह से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अब बात आती है जी इनकी रिमूवल और ट्रांसफर की। दीज जजेस कैन बी रिमूव्ड और ट्रांसफर्ड किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट भी, रिमूवल भी, ट्रांसफर भी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। फॉर 2 और मोर स्टेट्स ए कॉमन हाई कोर्ट कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट चाहे 2 या 2 से अधिक स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे भी किन किन स्टेट के हाई कोर्ट कॉमन है, उनमें से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। पर आप उदाहरण के लिए देख लो, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना, वो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स की इकट्ठी एक हाई कोर्ट है। तो इसका निर्माण कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। ये बात हो गई, ये हमने पढ़ लिया थोड़े जुडिशियल रिलेशंस। आगे पढ़ते हैं जी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ड्यूरिंग एमरजेंसीज। जब एमरजेंसी लगी हो तब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कैसे चेंज होते हैं।
इमरजेंसी के ऊपर एक हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, पर थोड़ा थोड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं, हमको पता है। एक नेशनल लेवल पर इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट में, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इन तीनों को हम पढ़ लेते हैं। अंडर आर्टिकल 352 आर्टिकल के तहत क्या है, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है। व्हेन देयर इज ए नेशनल इमरजेंसी, नेशनल लेवल पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तब क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट्स बिकम अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल सेंटर का आ जाता है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, पर वो कंप्लीट कंट्रोल किसके, सेंटर के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है जब नेशनल लेवल पर इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो अंडर आर्टिकल 352। ठीक है जी। अंडर आर्टिकल 356, 352 प्लस 4, 356, 356, व्हेन देयर इज ए प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, जहां प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट, किसी राज्य में, स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, पूरे देश में नहीं, किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया, तब देन द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर टेकन बाय द प्रेसिडेंट। तब किसके हाथ में फंक्शन चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट रूल लग गया मतलब प्रेसिडेंट अब उसकी सरकार या सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा। ठीक है जी। आल्सो द पावर्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की पावर भी आर आल्सो ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट, वो भी प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। तो कर्ता धर्ता कौन हो जाता है, प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब ही क्या है, प्रेसिडेंट का रूल आ गया। ठीक है जी। अब 356 में 4 और जोड़ो, अंडर आर्टिकल 360, 360, इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित इमरजेंसी की घोषणा हो, लग चुकी हो, देन द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू टेक मेजर्स टू फॉर द साउंड फाइनेंस। तो सेंटर स्टेट को कह सकता है, भाई साहब फाइनेंस की हालत सही नहीं है, तो आप अपने अधिक एक्सपेंसेस हैं उनको कम करो, जितना हो सके पैसा कम खर्चो, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी है, हमारे पास पैसे की कमी है। तो इस समय सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप क्या है, साउंड फाइनेंस के इंटरेस्ट में स्टेप मेजर करो, स्टेप लो। ठीक, ऐसे ऐसे काम करो जिससे कि कम पैसा खर्च हो, पैसे की बचत हो। ठीक है। हालांकि ये भी बात है कि आज तक हमारे देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। इसके अलावा देखो जी, द प्रेसिडेंट कैन गिव अदर नेसेसरी डायरेक्शंस, इसके अलावा कुछ और डायरेक्शन भी दे सकता है प्रेसिडेंट। वो क्या है, देखो, सेंटर कह सकता है और प्रेसिडेंट भी कह सकता है। प्रेसिडेंट क्या कह सकता है, द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, भी स्टेट के अंडर जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, आप उनकी तनख्वाह कम कर सकते हो। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की भी तनख्वाह कम की जा सकती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या जब इमरजेंसी हो, तो क्या जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तब क्या स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी कम की जा सकती है? तो हमने पढ़ा है कि क्या, कि इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है जजेस को। ठीक है जी, कि आप इनकी तनख्वाह कम नहीं कर सकते। पर ये भी बात है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तब इनकी तनख्वाह कम की जा सकती है। ये बात है। आगे बात देखते हैं जी, फाइनेंशियल रिलेशंस, थोड़ा पैसे से संबंधित सेंटर स्टेट के में क्या रिलेशंस है। पहला है टैक्सिंग पावर्स, टैक्स लगाने की पावर। कौन से टैक्स लगाने की पावर किस किस के पास है, कुछ ऐसा हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली मीन संविधान में ही ये बात लिख दी गई है, क्या, द पावर टू लिवाई टैक्सेस इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एज बिलो। सेंटर और स्टेट में टैक्स लगाने की पावर इस प्रकार डिवाइड की गई है, जिस प्रकार हमारे पास यूनियन लिस्ट थी ना, स्टेट लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट थी, किसके लिए, ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर सेंटर और स्टेट कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे पास टैक्स लगाने के लिए भी अलग अलग लिस्ट है। पहली तो है जी हमारे पास यूनियन लिस्ट। इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं, फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ दिस लिस्ट द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई टैक्सेस। तो इन सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट टैक्स लगा सकता है। ठीक है जी। आगे है स्टेट लिस्ट। इसमें जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लिवाई टैक्सेस। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ
स्टेट टैक्स लगा सकता है। ठीक है जी। आगे है एक हमारी कंकरेंट लिस्ट, उसके ऊपर बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवाई टैक्सेस। तो पार्लियामेंट, सेंटर भी और स्टेट भी टैक्स लगा सकता है कंकरेंट लिस्ट के ऊपर। और जो सब्जेक्ट बच गए, जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्टों में नहीं आए, उसको कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। और जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाने की पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए। आगे हम ना कुछ ये देखो कुछ बातें पढ़ लें। इनकम टैक्स, आपकी इतनी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है जी। ये कौन लगाता है इनकम टैक्स? लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। कौन लगाता है? सेंटर। और कलेक्ट भी कौन करता है? सेंटर। ठीक है ना। आप जब बजट आता है तो वहां बात आती है ना कि इनकम टैक्स इतना कर दिया है, इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाकर इतनी कर दी है, पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देता था इनकम टैक्स के ऊपर, है ना, तो अब क्या है 5 लाख के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा, सरकार ने माफ कर दिया है। तो ये क्या है, जब यूनियन बजट आता है तब इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है। तो ये टैक्स कौन लेवाई करता है, कौन लगाता है? सेंटर। और कलेक्ट भी कौन करता है? सेंटर। ठीक है जी। बट इट्स प्रोसीड्स, जितना टैक्स वसूल हुआ, ठीक है ना, वो आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और सेंटर और स्टेट में आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम टैक्स कौन लगाता है? सेंटर। कलेक्ट कौन करता है? सेंटर। पर जो आया पैसा उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सेंटर और स्टेट आपस में बांट लेते हैं। ठीक है जी। आगे है जी सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ये कौन लगाता है? सेंटर। पर कलेक्ट कौन करता है? बोथ सेंटर एंड स्टेट। कलेक्ट भी करता है और अप्रोप्रिएट भी करता है। मतलब कलेक्ट कर लिया और उसको रख लिया। अप्रोप्रिएट का मतलब टेक समथिंग फॉर वंस ओन यूज, भी अपने इस्तेमाल के लिए, अपने उपयोग के लिए आपने उसको साइड में रख लिया। तो सर्विस टैक्स लगाता सेंटर है, पर उसका कलेक्शन करना और उसको अपने लिए किसी न किसी काम के लिए रख लेना वो सेंटर और स्टेट दोनों करते हैं। ठीक, सेंटर और स्टेट दोनों करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेना इसको। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं जी फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन तो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर अलग से चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी आपने कुछ कुछ फाइनेंस से संबंधित फाइनेंस कमीशन क्या करता है उसको पता, उसके बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन, मेक्स लिखो, मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। इन मुद्दों पर प्रेसिडेंट को वो रिकमेंडेशन देता है। वो क्या क्या मुद्दे हैं पढ़ लेते हैं। ऑन द वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। देखो जो आपको टैक्स मिला, जितना आपने टैक्स लगाया, ठीक है, नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या है? द प्रोसीड्स ऑफ ए टैक्स माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। में जितना आपने टैक्स लगाया, जितना आपको टैक्स मिला, उसमें से उसको कलेक्ट करने की जो कीमत है ना वो घटा दो, उसे कहते हैं नेट प्रोसीड्स। मान लो आपके पास 100 रुपया टैक्स है, आपको मिलना है, 5 रुपए उसमें आ गए खर्चा टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो नेट प्रोसीड कितना बना? 100 माइनस 5 95, 95। तो 95 आपको नेट पैसा बचा। तो जो नेट पैसा बचा ना टैक्सेस का, उसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल होता है जी सेंटर और स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना सेंटर रखेगा, कितना स्टेट को दिया जाएगा। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी विद इन स्टेट कैसे कैसे देना है पैसा। देखो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर कितना रखेगा नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस का, और स्टेट कितना रखेगा। ये सब इस कैसे करना है इसके बारे में रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी। और हॉरिजॉन्टल मतलब कितना किस किस स्टेट को देना है, विद इन द बिटवीन द स्टेट, है ना, अलग अलग स्टेट को कितना कितना पैसा देना है, एलोकेट करना है, इसके बारे में रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, इसको आपने समझ के रखना है। बाकी हम पढ़ेंगे कैसे पिछले फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 42% डेवोल्यूशन कर दो, 42% सेंटर अपने टैक्स का क्या कर दे, स्टेट को दे दे। फिर बाद में 42 से 41 कर दी गई थी, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, अब सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वो रिकमेंडेशन देता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं, ऐसे कौन से असूलों के आधार पर ऑन विच सेंटर शुड गिव ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड देगा टू स्टेट्स को।
आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है ना, कई प्रकार के फंड होते हैं सरकार के, हम पढ़ेंगे आगे जाकर। अभी आप इतना मन में रख लो कि सरकार का जो मेन फंड है जिसमें सारे टैक्स वगैरह आते हैं उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। तो जो सरकार का मेन फंड है उसमें से कैसे कैसे स्टेट को ग्रांट देनी है, कैसे कैसे स्टेट को ग्रांट देनी है, इसके क्या आधार होंगे, इसके क्या प्रिंसिपल होंगे, इसके बारे में भी जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या है, रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है जी। टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का फंड है उसको कैसे बढ़ाया जाए, so as to supplement the resources of the panchayats and the municipalities of the state। जो पंचायत, जो अपनी लोकल बॉडी होती हैं, पंचायतें गांवों में और म्यूनिसिपैलिटी शहरों में, इनकी रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ताकि इनको ज़्यादा पैसा मिले, इनको अपने काम में जो रिसोर्सेज हैं उसको सप्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को बढ़ाना है। मीन सरकार की आमदनी, स्टेट के लेवल की सरकार की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसके बारे में भी बताता है कौन, फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, सलाह देता है, रिकमेंडेशन देता है। द प्रेसिडेंट कैन रेफर एनी अदर मैटर टू फाइनेंस कमीशन फॉर साउंड फाइनेंस एंड सीक रिकमेंडेशंस। फाइनेंस कमीशन है, उसमें एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं, तो इसलिए प्रेसिडेंट जब चाहे तो फाइनेंस कमीशन से सलाह मांग सकता है कि यार ये मसला है, साउंड फाइनेंस के लिए हम क्या करें ताकि हमारा फाइनेंस की हालत सही रहे, इसके बारे में कुछ बताओ। तो टाइम टू टाइम कोई और मैटर भी प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को दे सकता है कि आप हमें रिकमेंडेशन दो, बताओ कि हमारा फाइनेंस साउंड कैसे रहे, कैसे हमारा पैसे की जो हालात है वो सही रहे। तो ये काम कर सकते हैं। तो आपने ये सारे पॉइंट याद करने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो फटाफट जो मेन उसके फंक्शन है तो वो आपने लिख देने हैं। तो प्री में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन के ऊपर हम पढ़ेंगे आगे जाकर, एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।